देखिए ऐसा लग रहा है कि मानो रोड पे ही इंजन को खड़ा कर दिया गया, पर ऐसा है नहीं। कुछ ऐसा आइटम जो है वो आपको मिल जाता है इस ट्रेन में। और ये धनबाद भोपाल अपने को ओवरटेक करके जा रही है, और ये थी अमृतसर मुंबई, मतलब ये ओवरटेक करके चली गई, बताओ। बाकी अपनी ट्रेन भोपाल जंक्शन को स्किप कर रही है। तो जब देश की पहली वंदे भारत चली थी बनारस से दिल्ली के बीच में, तो वो ट्रेन बहुत ही कमाल की रही थी। मतलब उसको सक्सेस बहुत मिला था, उसका पेट्रोलेज भी काफ़ी बढ़िया था, उसमें सीट्स मिलना मुश्किल होता था। मतलब अगर आप 15 दिन पहले टिकट बुक करोगे तो ही आपको टिकट्स मिलती थी, ऐसा उसका क्रेज़ था। आज भी है, लेकिन जब से 2 पेयर चलते हैं ना, तब से उसमें टिकट्स अवेलेबल मिल जाते हैं। अगर आप 5 दिन पहले 6 दिन पहले बुकिंग करो तो मिल जाते हैं। और बाकी देखा जाए तो देश भर में जितनी वंदे भारत चल रही हैं सभी ऑलमोस्ट फुल पैक चलती हैं, सबका अच्छा पेट्रोनेज है। कुछ वंदे भारत ऐसी हैं जिनका पेट्रोनेज जो है वो बहुत ही ख़राब रहा है। अगर मैं बात करूं जयपुर उदयपुर की, तो वो तो बंद हो चुकी है, उसका पेट्रोनेज बहुत ख़राब था। वैसे ही उदयपुर कोटा भी बंद हो चुकी है, उसका पेट्रोनेज काफ़ी ख़राब था। एक और ट्रेन यहाँ से बनारस से खजुराहो चलती है, उसमें भी मतलब उसमें भी बहुत कम यात्री जो हैं वो चलते हैं। हालांकि वो मेरे ख्याल से 6 या 8 कोचर है, वो तो छोटी वंदे भारत है, लेकिन फिर भी उसमें काफ़ी सीट्स अवेलेबल मिल जाती है। और एक और ट्रेन चलती है बनारस से आगरा कैंट के बीच में, जिसमें मैं ट्रैवल करने वाला हूँ। और इस ट्रेन का पेट्रोनेज भी मतलब ठीक ठाक ही है। मतलब ट्रेन में हमेशा सीट्स मिल जाती हैं, 1 घंटे पहले भी अगर आप टिकट बुक करो तो आराम से सीट्स मिल जाती हैं। तो बस आज देखने वाला हूँ कि ये ट्रेन आखिर में कितनी खाली चलती है। जब मैंने टिकट बुकिंग की ना, तो करीब 61 सीट्स करंट में निकली थी एग्जीक्यूटिव चेयर कार में, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी खाली चलती है वंदे भारत। बाकी ये आप पीछे जो इंजन देख रहे हो ना, ये इंजन निकलेगा DLW की तरफ, मतलब BLW की तरफ, और बिल्कुल बीच रोड से ये इंजन जो है वो गुजरेगा DLW की तरफ। तो क्रॉसिंग जो है वो वहाँ पे बीच में रखा हुआ है, तो बड़ा अनोखा चीज़ जो है वो यहाँ देखने को मिलता है। और ये खड़ी अपनी वंदे भारत एग्जीक्यूटिव क्लास बिल्कुल गेट के सामने है। यहाँ से तो काफ़ी लोग अंदर बैठे हुए दिख रहे हैं, बट हाँ ये ट्रेन खाली चलती है, यहाँ से बहुत खाली चलती है। बाकी ये है अपनी वंदे भारत का एग्जीक्यूटिव क्लास। तो ऑलमोस्ट 65% ऑक्यूपेंसी यहाँ पे इस वाले कोच में है। करंट में काफ़ी सीट्स खाली थी, लेकिन अभी जो है वो काफ़ी लोग जो हैं वो आ चुके हैं इसमें, तो 65% सीट जो है वो ऑलरेडी भर चुकी है। बाकी हाँ, इस ट्रेन को चलाने का मेन इंटेंशन यही था कि जो टूरिस्ट आगरा से बनारस आना चाहते हैं उनको सहूलियत मिल जाए, और बनारस से जो लोग आगरा जाना चाहते हैं टूरिस्ट को सोच करके इसको खोला गया था। तो उस हिसाब से पेट्रोनेज जो है जब सीज़न होता है तो काफ़ी अच्छी खासी रहती है, और जब ऑफ सीज़न होता है तो फिर बहुत ही सीटें खाली जाती हैं। एकदम ट्रेन करंट में 300-400 सीट जो है वो मिल जाएंगी। एग्जीक्यूटिव क्लास में 70 से 80 सीट जो है वो निकल जाती हैं, मतलब ऐसा होता है। बाकी सिक्योरिटी देखो यार, ट्रेन में सिक्योरिटी जो है वो ठीक ठाक लग रही है मेरे को। डॉग स्क्वाड जो है वो चल रहा है ट्रेन में। ट्रेन के निकलने में मात्र 5 मिनट का वक्त बाकी है, और यहाँ पे मेरे ख्याल से इवनिंग स्नैक्स की तैयारी जो है वो चल रही है। तो देखते हैं कि इस ट्रेन का खाना जो है वो कैसा होता है। इस ट्रेन में पहली बार जो है वो सफ़र कर रहा हूँ मैं, इस वंदे भारत में पहली बार सफ़र कर रहा हूँ, तो केटरिंग कैसी होती है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखो मतलब क्या बढ़िया लेग स्पेस जो है वो मिल जाता है। बाकी 3:20 का डिपार्चर टाइम है, और बस डिपार्चर होने वाला है अपना। ये देखिए 1 मिनट पहले ही डोर्स बंद हो गए। डिपार्चर बिल्कुल अपने डॉट टाइम यानी 3:20 पे हो चुका है। कि ये वाला कोच बिल्कुल खाली है, इसमें तो लगता कोई है भी नहीं। और शायद करंट जो सीट निकली थी वो इसी कारण से निकली थी, क्योंकि ये वाला कोच बिल्कुल खाली था। हालांकि बाकी ये देखो कुछ ऐसी विंडो अपने को मिली है, सिर्फ यही विंडो ख़राब है, बाकी सारी विंडो ठीक ठाक है, साफ़ सुथरी हैं। तो ये है लक अपना। एक तो इतना अच्छा खासा यहाँ पे करो करीब 2500-2600, और ऐसा विंडो जो है वो आपको मिल जाए तो बड़ा दुख होता है, बुरा लगता है देख कर के ऐसे। बाकी हाँ, मुझे याद है कि जब पहली बार एग्जीक्यूटिव क्लास सफ़र किया था मैंने वंदे भारत के, तो उसमें जब शुरुआत होती थी तो रोज़ जो है वो मिलता था, मतलब मिलता था, ऐसा होता था। और कई सारी वंदे भारत मिलता था, लेकिन अब वो प्रथा जो है वो लगता है ख़त्म सी हो गई है। बहुत रेयरली किसी वंदे भारत के एग्जीक्यूटिव क्लास में रोज़ जो है वो दिया जाता है, तो ये चीज़ है जो थोड़ी सी कम हुई है। बाकी ये अपना इवनिंग स्नैक्स जो है वो यहाँ मिल जाता है। इसमें क्या क्या मिला है, ड्राई फ्रूट मिक्सचर जो है वो यहाँ दिया गया। ये अच्छा कैरेमल पॉपकॉर्न है, चिवड़ा है, अच्छी बात है कि प्रीमिक्स वाली चाय है, और ये चिक्की जो है वो मिल जाती है। और कचौड़ी नहीं है, समोसा जो है वो उसमें मिला हुआ, तो कुछ भी हो कचौड़ी से तो अच्छा ही होगा समोसा ही है। और बाकी हाँ, ये जूस जो है वो आपको मिल जाता है। तो ये चीज़ आपको इस वंदे भारत के एग्जीक्यूटिव क्लास से मिल जाती है। ऑलमोस्ट 4:30 बजे का वक्त हो रहा है, और बस पहुँचने वाले हैं प्रयागराज। लेकिन उससे पहले गंगा नदी को हम क्रॉस कर रहे हैं, और अपना विंडो तो क्लीन नहीं है, अपने कोच का विंडो बिल्कुल गंदा है, तो वहाँ से दिखा नहीं पाया मैं। बाकी सीट पे लोग बैठे हुए हैं, तो यहाँ आके आपको दिखाना पड़ रहा है।
और बाकी ये पुराना ब्रिज आप देख रहे हो सामने, जो अब बंद हो चुका है, इस पर ट्रेन नहीं जाती हैं। मॉनसून के वक्त में पूरा ये पानी से भरा होता है, पूरा मॉनसून के वक्त में यहाँ तक पानी देखने को मिलता है। लेकिन अब गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं तो आप देखो तो बिल्कुल माँ गंगा जो है वो एकदम से कुर्सी गई हैं। और उस तरफ दारागंज रेलवे स्टेशन जो है वो आता था जैसे ही हम उस ब्रिज को क्रॉस करते थे। अब वो स्टेशन भी ख़त्म हो चुका है, मतलब उधर ट्रेन नहीं जाती है। बाकी ये है प्रयागराज आरामबाग रेलवे स्टेशन, जिसका पुराना नाम इलाहाबाद सिटी था। और देखो यार, मतलब ऑलमोस्ट 4:35 हो रहा है, तो 1 घंटे में ट्रेन वहाँ से यहाँ पहुँच गई है, बनारस से यहाँ पहुँच गई। कमाल है। मतलब ठीक है, प्रायोरिटी का खेल होता है, लेकिन 1 घंटे में 1 घंटे 10 मिनट आराम से ट्रेन जो है प्रयागराज पहुँच सकती है बनारस से। ये देखो, ये ऊपर कोई तो ट्रेन है गोरखपुर LTT, इसका भी अराइवल हो रहा होगा प्रयागराज में। बाकी ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये नैनी की तरफ से लाइन यहाँ पे आती है। तो जिन ट्रेनों को यहाँ से DDU निकलना होता है वो यहाँ से निकल जाती है, और आगे नैनी जंक्शन से कटनी वाली लाइन जो है वो निकल जाती है। और बाकी हाँ, उस तरफ जो है वो जो गोरखपुर LTT थी वो फाफा मऊ की तरफ से आ रही है, फूलपुर जंघईवा रूट से वो आ रही है, तो वहाँ से भी एक लाइन जो है वो यहाँ पहुँचती है। अब बाकी मुझे ये देखना है कि यहाँ से कितने लोग जो हैं वो ऑन बोर्ड होने वाले हैं, क्योंकि मैंने बात की TT साहब से कि ये कोच खाली है, तो मैं उसी में मोस्टली शिफ्ट होना चाहता हूँ। अगर यहाँ पे बोर्डिंग कम होती है, उसके बाद ज़्यादा बोर्डिंग होगी नहीं, तो आराम से ट्रेन खाली जाएगी। तो सोच रहा हूँ मैं कि पीछे वाले कोच में, दूसरे कोच में जो है वो आके बैठ जाऊँ मैं। और इस तरफ कौन सी ट्रेन खड़ी है? पुणे का WP7 है ये, और LTT छपरा एक्सप्रेस। अरे इस ट्रेन को भी काफ़ी प्रायोरिटी मिलती है, मैंने देखा है उस रूट पर ट्रैवल करके, इस ट्रेन को भी काफ़ी प्रायोरिटी मिलती है। बाकी एकदम ऑन टाइम ट्रेन यहाँ पहुँची है, मेरे ख्याल से 1 मिनट बिफोर टाइम पहुँची है। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो 1 घंटे 25 मिनट में ट्रेन यहाँ पहुँची है। तो बाकी यहाँ वंदे भारत जो है ना, वो सिर्फ 1 घंटे 25 मिनट पहुँचा सकती है। नॉर्मल ट्रेनों को 2 घंटे लग जाते हैं। शिवगंगा भी अच्छे खासी कवर कर लेती है, अच्छे खासे टाइम पहुँचा देती है वो भी, लेकिन वंदे भारत को प्रायोरिटी मिलती है, इस कारण से ये प्रयागराज इतना जल्दी पहुँच जाती है। बाकी हाँ, एग्जीक्यूटिव क्लास में काफ़ी लोग जो है बैठे हैं वहाँ से। बाकी यहाँ बैठने का प्लान जो है वो कर सकता हूँ मैं, क्योंकि तो ठीक है, मतलब ये कोच साफ़ सुथरा लग रहा है, विंडोज़ थोड़ी क्लीन लग रही हैं, तो यहाँ आराम से बैठ सकते हैं। और बाकी एक चीज़ ये है कि वैसे फ़र्क तो नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद ये वाली सीट जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही हैं। और बाकी ये देखो, तो यहाँ पे जो फुटरेस्ट है वो कुछ ऐसा है, तो ठीक है, मतलब मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बाकी ट्रेन का यहाँ पे सिर्फ 5 मिनट का ही हॉल्ट यहाँ पे था, तो टाइम हो चुका है, 4:50 पे डिपार्चर है यहाँ से। और सामने अपनी LTT छपरा एक्सप्रेस। और सच में ये गाड़ी भी काफ़ी कमाल की, काफ़ी बढ़िया गाड़ी, हमेशा पैक चलती है, लेकिन अच्छी खासी प्रायोरिटी इसको मिलती है कि यहाँ तक ट्रेन जो है वो अच्छा खासा एवरेज स्पीड मेंटेन करके चलती है। 120 किलोमीटर के लिए इस ट्रेन को 1 घंटे 25 मिनट का वक्त दिया गया, और लेट नहीं होती कभी ट्रेन। मतलब प्रयागराज ऑन टाइम पहुँचती है, या तो बिफोर टाइम पहुँच जाती है, या तो 5-6 मिनट बिफोर टाइम पहुँच जाती है, पर लेट बहुत ही कम होती है। बाकी चलिए, डिपार्चर हो गया अपना, और यहाँ से ट्रेन ताबड़तोड़ 1:30 चलने वाली है कानपुर तक। कानपुर से टुंडला भी ट्रेन 1:30 चलेगी, उसके बाद रफ्तार इसकी थोड़ी सी कम हो जाएगी। टुंडला के बाद जब ट्रेन आगरा फोर्ट के लिए मुड़ेगी ना, तो वहाँ पे रफ्तार थोड़ी सी कम हो जाती है। बाकी चलो, यहाँ से अपना सीट जो है वो एक्सचेंज कर ली हमने, और ये भी विंडो मतलब उतनी साफ़ तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक काम चलाऊ साफ़ है। बाकी शाम के 6 बज चुके हैं ऑलमोस्ट, और अपनी ट्रेन जस्ट फतेहपुर पहुंचने वाली, स्किप करेगी उसको। और कालिंदी एक्सप्रेस जो है ना वो हमसे आगे चल रही है, तो शायद से वहाँ पे कालिंदी एक्सप्रेस को ओवरटेक जो है वो कर लें हम, देखते हैं। और ये मेरे ख्याल से कालिंदी एक्सप्रेस है, इसको हम ओवरटेक कर रहे हैं।
बाकी अभी 6:50 का वक्त हो रहा है और अपनी ट्रेन कानपुर सेंट्रल पहुंचने वाली है। और यहाँ तो काफ़ी लोग ट्रेन को डिबोर्ड कर ही रहे हैं, बस यहाँ पे ऑन बोर्ड ना हो। और इस तरफ मैं दिखाऊँ तो बहुत सारे लोग यहाँ कानपुर में ट्रेन को डिबोर्ड कर रहे हैं। तो बहुत सारे पैसेंजर जो हैं वो बनारस चढ़ कर कानपुर जो है वो डिबोर्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पर ट्रेन ऑलमोस्ट खाली हो रही है, मतलब पीछे वाला कोच तो खाली हो रहा है। तो करीब 2 मिनट के डिले के साथ यहाँ पहुँचे हैं। तो टाइम जो है वो तो कम है अपने पास, बहुत कम है, क्योंकि 50 पे डिपार्चर जो है वो हो जाएगा इसका। बाकी ऐसे वंदे भारत में एक चीज़ जो है वो मिसिंग होती है बस, कि अगर आपकी ट्रेन स्टेशन पर रुकती है तो आप आराम से बाहर निकलो, थोड़ा टहलो घूमो, वो चीज़ जो है वंदे भारत पर नहीं हो पाती और डर रहता है मन में हमेशा। भले ही ट्रेन बिफोर टाइम आ जाए, फिर भी आप समय जो है वो देखते हो कि इतना टाइम बचा हुआ है और 1 मिनट पहले हमको अंदर जो है वो जाना पड़ेगा। और बाकी अगर आपकी ट्रेन लेट है तब तो और दिक्कत होता है, मतलब तब तो और सब कुछ अनसर्टेन होता है कि पता नहीं कब दरवाजे जो है वो क्लोज हो जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो निर्धारित समय होता है ट्रेन के रुकने का, अगर ट्रेन लेट होती है उस स्टेशन पे, तो कभी कभी उसको जल्दी जो है वो निकाल लेते हैं। तो ऐसे में कुछ क्लैरिटी जो है वो नहीं होती है और डर जो है वो लगता है वंदे भारत ट्रेन्स में। बाकी एक चीज़ है कि ये आप जो आरक्षण चार्ट डिस्प्ले है ना, ये आप देख रहे हो यहाँ पे, कितने लोग इसका इस्तेमाल करते हो ज़रूर से आप मुझे बताना, क्योंकि मैं तो शायद कभी देखा ही नहीं। इस पर देख करके नाम अच्छा लगता है इस पर एक बार, मतलब अगर इस पर नाम दिखता है अपना तो देख कर खुशी जो है वो होती थी। बाकी हाँ, मेन खुशी तो तब होती थी जब आपके ट्रेन के बाहर यहाँ एक चार्ट लगता था, वहाँ आपका नाम दिखता था, तो इससे आपको ये समझ में आता था कि मेरे आसपास पैसेंजर जो है वो कौन बैठने वाले किस नाम से, तो वो आप देख सकते थे। तो वो चीज़ जो है वो अब देखने को नहीं मिलती है। बाकी एक चीज़ है कि ये वंदे भारत करीब 315 किलोमीटर की जर्नी को मात्र 3 घंटे 25 मिनट में कवर की है। और अच्छा है, मतलब इतना बढ़िया एक्सेलरेशन इसका है, इसको प्रायोरिटी जो वो मिलती है, इस कारण से ऑलमोस्ट देखा जाए तो 100 किलोमीटर पर आवर का जो एवरेज स्पीड है वो ये ट्रेन मेंटेन करके रखती है। बाकी हाँ, मुझे देखना है कि इस ट्रेन का खाना जो है वो कैसा मिलता है। मैं बहुत देर से वेट कर रहा हूँ कि आजकल वंदे भारत कुछ वंदे भारत में खाना जो है वो डिग्रेड हुआ है, मतलब क्वालिटी डिग्रेड हुई है। तो मुझे देखना है कि इस आगरा वाली वंदे भारत का खाना जो है वो कैसा है। मेनली आज ये चीज़ मेरा जो है वो फोकस ज़्यादा है। बाकी चलो, टाइम हो गया अब डिपार्चर का, सिग्नल हुआ तो नहीं है पर हाँ डर लग रहा है। अच्छा, एक चीज़ के लिए मैं रेलवे की तारीफ़ करना चाहूँगा कि रेलवे जो है वो स्पेशल ट्रेन तो चलाती है। अभी जैसे कि एग्ज़ाम का दौर कुछ चल रहा है यहाँ पे, तो कानपुर से प्रयागराज के बीच में एक एग्ज़ाम स्पेशल ट्रेन जो है वो उसकी अनाउंसमेंट अभी हुई है, तो वो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे मेरे ख्याल से लगाई जा रही है। तो ये चीज़ें मैं देखता हूँ कि एग्ज़ाम स्पेशल ट्रेन जो है वो चलती हैं, अच्छा लगता है देख करके। बाकी अगर आपकी ट्रेन कानपुर सेंट्रल आती है और अगर आपको यहाँ पे लाउंज में रुकना है ना, तो यहाँ पे लाउंज की फैसिलिटी मिल जाती है। चार्जेस कुछ 10-15 रुपये शायद मेरे ख्याल से वहाँ पे होता है, रिक्लाइनर का चार्जेस अलग होते हैं। तो ये सुविधा भी आप यहाँ पे ले सकते हो अगर आपकी कोई कनेक्टिंग ट्रेन है या फिर आपको यहाँ पे 3-4 घंटे 5 घंटे अगर बिताना है तो यहाँ पे लाउंज की सुविधा जो है वो मिल जाती है। देखिए भैया, कोई सिग्नल कुछ जो है वो हुआ नहीं, मतलब मुझे तो बाहर रेडी दिख रहा था और डोर्स जो है वो बंद हो गए, इसीलिए थोड़ा सा मैं डरता हूँ बाहर निकलने से, बहुत ज़्यादा फ्रीली घूमने से वंदे भारत में। और बाकी मेरे ख्याल से यही एग्ज़ाम स्पेशल ट्रेन जो है वो यहाँ लगाई जा रही है, देखो। बाकी ट्रेन यहाँ काफ़ी देर रुक गई, 55 पे ही निकलना ट्रेन को, पर यहाँ पे ऑलमोस्ट 10-15 मिनट ट्रेन एक्स्ट्रा यहाँ पे रुकी थी। और अब फाइनली ट्रेन का डिपार्चर हो गया कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से। अब इसके बाद ट्रेन का हॉल्ट इटावा में भी है, इटावा के बाद टुंडला ट्रेन रुकती है और टुंडला के बाद सीधा अपनी ट्रेन आगरा कैंट रुकेगी। अब ये चीज़ है कि टुंडला और आगरा फोर्ट के बीच में, मतलब आगरा के बीच में काफ़ी स्लैग जो है वो मिला होता है। हालांकि डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, लेकिन ट्रेनों को 1 घंटा 20 मिनट जो है वो दिया होता है, तो ट्रेनें वहाँ पे कवरअप जो है वो कर लेती हैं। और ये ट्रेन भी 10-20 का टाइम है, लेकिन 10 बजे तक पहुँच जाती है, बिफोर टाइम पहुँच जाती है ट्रेन, क्योंकि स्लैग जो है वो मिला हुआ सेक्शन पे। बाकी हाँ, शाम के करीब 7:30 बजे का वक्त हो रहा है और ऐसे ही बैठा हुआ था मैं, और मुझे लगा सूप तो अभी तक सर्व हो जाना चाहिए था, क्योंकि कानपुर के जस्ट डिपार्चर के बाद होता है। काफ़ी देर से हुआ नहीं, बस मुझे आवाज़ें आ रही थी कि लोग जो है सूप पी रहे हैं, तो हमें सूप सर्व क्यों नहीं हुआ। हाँ, मैंने सीट एक्सचेंज की थी, पर मैंने दोनों पेंट्री वाले भैया लोगों को बता दिया था कि यहाँ मैं बैठा हूँ, तो उनको पता था, तो वो चीज़ था। बाकी अभी जो है इतना बोलने के बाद अब जाके फाइनली तो यहाँ पे सूप जो वो सर्व हो रहा है अपना। यहाँ से ट्राई करके देखते हैं कि इस वंदे भारत का केटरिंग जो है वो कैसा होता है, क्योंकि मेनली इसीलिए ट्रैवल कर रहा हूँ मैं कि देखूँ कि यहाँ पे केटरिंग जो है वो कैसी होती है, कैसा सब कुछ टेस्ट होता है, वो मुझे मेनली जो है वो देखना है। कि बिल्कुल शार्प 8 बजे अपना डिनर जो है वो सर्व हो गया इस ट्रेन में। बाकी देखो कुछ ऐसा यहाँ पे खाना जो है वो मिलता है, राइस में आपको हल्का हल्का मटर जो है वो दिख जाएगा। ये ड्राई में जो है ये आपको एग्जीक्यूटिव क्लास में ही देखने को मिले कि ये नॉर्मल चेयर कार में मेरे ख्याल से ये ड्राई भुजिया जो है वो नहीं मिलती है।
और बाकी ये दाल, और यहाँ पे मेरे ख्याल से पनीर की सब्ज़ी होगी, एक बार देख लेता हूँ। हाँ, ये पनीर ही है। कुछ ऐसा आइटम जो है वो आपको मिल जाता है इस ट्रे में, और जैसे नॉर्मल पराठे होते हैं बिल्कुल वैसे ही नॉर्मल पराठे सर्व हुए हल्के हल्के मोटे से, पर हाँ जले वाले उतने नहीं है, तो ठीक है, ये गर्मा गर्म अच्छा लग रहा है। और दही जो है वो आपको मिल जाता है। तो ये सारा आइटम मिलता है इस आगरा कैंट बनारस वंदे भारत एक्सप्रेस में, या फिर बनारस आगरा कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस में। पराठे जो हैं वो गर्म है, अच्छा है, और वैसे सख्त नहीं है, वैसे मोटे मोटे पराठे नहीं है, नॉर्मल जो शेप होता है बिल्कुल वैसे ही अच्छा लगा। ड्राई वेज जो है वो पहले ट्राई करूँगा मैं, क्योंकि ड्राई वेज ज़्यादा पसंद है मुझे। भुजिया कमाल की है, भुजिया अच्छी बनी है, थोड़ा नमक कम है लेकिन ठीक है। ठीक है, पनीर जो है वो सॉफ्ट है, लेकिन आजकल जो पनीर होते हैं उनमें शुद्धता कितनी होती है वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ टेस्ट अच्छा है इसका है। प्रॉपर मसाले जो है वो इसमें पड़े हुए हैं, तो अच्छा टेस्ट जो है वो आ रहा है मटर पनीर का। दाल जो है वो मुझे उम्दा लगा, पनीर भी मुझे ठीक ठाक अच्छा लगा। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो बहुत देर से मैं देख रहा था कि कब डिनर जो है वो सर्व हो, और इटावा के पहले डिनर जो है वो सर्व हो गया, 8 बजे सर्व हो गया। बाकी रात के करीब 8:30 बजे का वक्त हो चुका है और अपनी ट्रेन पहुंच रही है इटावा जंक्शन रेलवे स्टेशन। और सच बोलूँ तो अब थोड़ा सा बैठे बैठे तकलीफ़ जो है वो हो रही है। नहीं ठीक है, मतलब कंफर्टेबल है जर्नी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन बैठे बैठे इंसान ऊब जाता है, वो चीज़ जो है वो हो रही है। तो अब थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, थोड़ा 2-3 राउंड टहलते हैं यहाँ पे। और बाकी बात करूँ मैं खाने की ना, तो ट्रेन का खाना मुझे वाकई बहुत ही अच्छा लगा। तो अगर आप इस ट्रेन में आते हो तो आप डिसअपॉइंट जो है वो नहीं फील करोगे। आज का रिव्यू तो मेरा ऐसा ही कुछ है, बाकी फ्यूचर का पता नहीं, लेकिन अच्छा लगा मुझे। बाकी देखिए, मैंने बोला था कानपुर के बाद ट्रेन ऑलमोस्ट पूरी खाली हो जाती, तो अपना भी कोच जो पहले था इवन वो भी पूरा खाली हो गया था कानपुर के पास। काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब बाहर उतर कर काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये चीज़ मिस करते हैं वंदे भारत में, अब बहुत देर तक बाहर जो है वो खड़ा हो नहीं पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2-3 मिनट का हॉल्ट है, तो बहुत देर बाहर खड़ा रहना भी सेफ़ नहीं है यहाँ पे। और मैं तो बिल्कुल यहाँ किनारे पे ही खड़ा रहता हूँ, ताकि अगर गेट बंद होने का ज़रा सा भी संकेत आए तो फट से अंदर जो है वो चढ़ जाऊँ मैं। वैसे यहाँ 8:07 का टाइम था और ट्रेन यहाँ पे 8:34 से पहुँची है, तो करीब 27 मिनट डेढ़ यहाँ ट्रेन पहुँची है। लेकिन मुझे यकीन है कि ट्रेन जो है वो बिल्कुल ऑन टाइम पहुँच जाएगी आगरा, क्योंकि स्लैग जो है वो उसको मिला हुआ टुंडला के बाद। ये देखो सिग्नल, ये ऐसे लाइटें जो हैं वो जल जाती हैं गेट बंद होने से पहले। चलो ऑलमोस्ट 2 मिनट बाहर का फ्रेश एयर जो है वो लेकर के अंदर आ गया वापस फिर से। और अभी यहाँ से 100 किलोमीटर दूर टुंडला है, और उसके बाद करीब 40 किलोमीटर, नहीं 40 नहीं, मेरे ख्याल से 27-28 किलोमीटर आगरा कैंट होता है वहाँ से। तो अब यहाँ से बहुत टाइम तो नहीं, मुश्किल से 2 घंटे और लगने चाहिए, कि यहाँ से भी ट्रेन 1:30 पूरा टुंडला तक चलने वाली है, तो ये तो कवर कर लेगी आराम से। बाकी टुंडला के बाद स्लैक मिला है, वहाँ पर ट्रेन थोड़ी स्लो चलती है, तो वो भी कवर अप जो है वो हो जाएगा। और आप ज़रा ये एक्सेलरेशन देख लो, मैं ऐसे ही छोड़ता हूँ इसको और ये बंद हो जाता है बार बार। एक्सेलरेशन तो कमाल की है, ये देखो 100। बनारस आगरा कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस में इटावा स्टेशन से आने वाले सभी यात्रियों का स्वागत करती है। अब जाके 40 हुआ और 120 की रफ्तार हो गई, तो ऑलमोस्ट 1-1.5 मिनट में ये 130 की रफ्तार जो है वो अचीव कर लेती है। तो रात के ऑलमोस्ट 10 बजने वाले हैं, और एक बात तो बोलूँगा मैं कि आप चाहे कितनी भी अच्छी सीट पे क्यों ना बैठ जाओ वंदे भारत के, चाहे वो चेयर कार हो चाहे वो एग्जीक्यूटिव चेयर कार हो, अब 5-6 घंटे के बाद ना बोरियत जो फील होनी शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है कि बस अब आप उतर जाओ ट्रेन से, फ्रेश एयर जो है वो लो, मतलब उसमें पैक थोड़ा सा अजीब जो है वो लगता है। तो 5 घंटे की जर्नी ठीक है हो जाती है, कट जाती है, लेकिन उससे ज़्यादा 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे की जर्नी जो है वो फील थोड़ा शुरू हो जाती है, मतलब वो थोड़ा गलत फील होने लगता है।
लगता है कि जल्दी से बाहर जो है वो निकल जाए। बाकी आप लोग बताओ कि आप लोग भी लॉन्गेस्ट कितना ट्रैवल कर सकते हो वंदे भारत में। मैं तो सोच रहा हूँ कि जो लोग 10 घंटे 12 घंटे जर्नी करते होंगे नागपुर अजनी वाले रूट पे, फिर मेरठ और बनारस वाले रूट पे, उनका हाल जो है वो क्या होता होगा। और कभी कभी सर्दियों में ट्रेन लेट हो जाती हैं वंदे भारत, मतलब 12-13 घंटे जो हैं वो चल रही हैं, तो ऐसे में पैसेंजर्स का क्या हाल होता होगा वो सोच के मुझे बुरा लग रहा है। बाकी हाँ, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए 5 घंटे 6 घंटे ठीक है, इंसान उसको बेयर कर लेगा, लेकिन उससे ज़्यादा जो है वो सफ़र नहीं हो पाता है इसमें। बाकी रात के वक्त में ठीक से आपको दिखा नहीं पाया रूट, तो यमुना ब्रिज से ना 2 लाइनें अलग हो जाती हैं। एक आपकी निकल जाती है आगरा सिटी होते हुए राजा की मंडी और फिर आगरा कैंट, और एक लाइन जो है वो यहाँ से निकलती है आगरा फोर्ट ईदगाह होते हुए आगरा कैंट, तो वो भी आगरा कैंट निकल जाती है। बाकी सीधा आपकी वो राजस्थान की तरफ लाइन जो है वो निकल जाती है। तो अब बाकी मैं फर्स्ट टाइम जो है वो आगरा सिटी की तरफ से जा रहा हूँ। इससे पहले शायद मैं आगरा सिटी की तरफ से कभी गया नहीं हूँ, तो ये फ़र्स्ट टाइम इससे क्रॉस कर रहा हूँ इस ट्रेन से। तो 10:25 का वक्त होने वाला है, 10:20 का टाइम था। पहुँचते पहुँचते ट्रेन 5 मिनट लेट पहुँची, ठीक है, इतना लेट तो चलता है। बाकी पता नहीं क्यों आईफ़ोन की क्वालिटी मुझे ख़राब लग रही है। नाइट का बहुत ही ख़राब कर दिया इसने, मतलब पहले तो दिखता था कुछ, अब तो नाइट बहुत ख़राब कर दिया है आईफ़ोन ने। Doors open on left side. वही अपनी जर्नी यहाँ पे होती है ख़त्म, और वाकई अच्छा लग रहा है उतरने के बाद। ट्रेन ऑलमोस्ट ऑन टाइम ही आई, 5 मिनट के डिले के साथ यहाँ पहुँची है, पर ठीक है। बट हाँ यार, 7 घंटे की जर्नी, इसमें थोड़ा सा कठिन जो है वो लगता है। भले ही आप एग्जीक्यूटिव चेयर कार में यात्रा करो, फिर भी थोड़ा सा थकान जो है वो हो जाती है। अब आगे चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। वहाँ पे जो यहाँ का लाउंज है वो मैं देखना चाहता हूँ कैसा है। वहाँ पे वेट करूँगा मैं। 12:50 की अपनी गाड़ी है, भोपाल की स्पेशल ट्रेन है वो, तो उसका वेट करना है। चलते हैं प्लेटफॉर्म 1 पे और वहाँ पे देखते हैं कि लाउंज का एक्सेस जो है वो कैसे होता है, कितना पे करना पड़ता है अपने को। बाकी ये देखो, ये रहा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे एग्जीक्यूटिव लाउंज। अंदर चलते हैं, देखते हैं कितना प्राइस पे करना पड़ेगा और कैसी सुविधा जो वो मिलती है अंदर। तो रात के 12:40 का वक्त हो रहा है। हम लोग तो अंदर चले गए थे, सो गए थे अंदर, मतलब अंदर चले गए थे और रिक्लाइनर पे जो है वो सो गए थे। अच्छा, बात करूँ मैं प्राइसिंग की, तो 129 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से रिक्लाइनर जो है वो आपको मिलेगा इसमें। तो उसमें आप 129 में आराम से आप फैल के सो सकते हो। बाकी अगर आपको नॉर्मल बैठना है ना, तो आप नॉर्मल जो 89 रुपीज़ में आप आराम से यहाँ पे 1 घंटे बैठ सकते हो नॉर्मल चेयर पे, ठीक है, मतलब सोफ़ा होता है उस पर बैठ सकते हो 89 रुपीज़ में। और वही अगर आप नेक्स्ट आवर का बुकिंग करोगे तो 44 हो जाएगा। वही रिक्लाइनर की बात करूँ तो पहले घंटे के लिए 129 रुपये आपको पे करना पड़ेगा, और उसके बाद से दूसरे घंटे से वो 89 रुपीज़ पर आवर हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट मान के चलो कि अगर आप 6 घंटे यहाँ पे रुकना चाहते हो तो आपको 550 समथिंग रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। इससे अच्छा है कि आप डॉर्मेट्री जो है वो बुक कर लो यहाँ पे, वो सस्ते मिल जाते हैं, आपको प्रिवेसी मिल जाती है, आराम से फैल के लेट सकते हो। रिक्लाइनर जो है वो मतलब 1-2 घंटे के लिए काम जो है वो ठीक है, अच्छा आएगा। लेकिन अगर प्रॉपर सोना हो तो डॉर्मेट्री आपको मिल जाएगी आगे, वहाँ आप सो सकते हो। बाकी चलो, अपनी ट्रेन भी ऑन टाइम चल रही है, तो बस आने वाली है, और वो ट्रेन है अपनी लाल कुआं बेंगलोर स्पेशल। उससे हम भोपाल तक यात्रा करने वाले हैं और उसमें कोई शूट नहीं करूँगा मैं। 3rd AC इकनॉमी है, अपर बर्थ और लोअर बर्थ मिली है, तो बस उसमें जाके सोना ही है मेरे को। और देखते हैं कि वो ट्रेन सुबह भोपाल कब पहुँच जाती है, और वहीं पर अपना व्लॉग जो है वो ख़त्म करूँगा मैं। बाकी यहाँ पे गीता जयंती का अराइवल हो रहा है। तो जैसे ही कुरुक्षेत्र खजुराहो निकली, अपनी ट्रेन का यहाँ पे अनाउंसमेंट जो है वो हो चुका है, वो भी आने वाली है बस। अब बाकी हाँ, ये इसमें स्लीपर और 3rd AC इकनॉमी के कोचेज़ ही हैं, तो 3rd AC इकनॉमी में टिकट हमने की है। बाकी चलिए, यहाँ से डिपार्चर तो हो गया, और 3rd AC इकनॉमी है, बहुत कंजस्टेड जो है वो होता है, और मुझे तो अपर बर्थ जो वो मिली है, तो वो तो और बुरी होती है। बाकी हाँ, ये ट्रेन जो है वो यहाँ से सिर्फ 7 घंटे का वक्त लेती है भोपाल पहुँचने में,
मतलब रानी कमलापति पहुंचने में नॉर्मली क्या होता है कि जो जीटी टाइप की ट्रेन होती है और समता टाइप की ट्रेन होती है और भी जो अच्छी ट्रेनें होती है ना, उनसे कहीं ज़्यादा, उनसे कहीं कम टाइम की रहती है। मतलब ये स्पेशल ट्रेन भले ही है, लेकिन इसको अच्छी खासी प्रायोरिटी जो वो मिलती है, मतलब कम टाइम दिया गया है इसको भोपाल पहुंचने में। तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगा कि इसको सिर्फ 7 घंटे का वक्त दिया गया है आगरा से भोपाल जाने में। वंदे भारत शताब्दी की बात तो अलग है, वो तो 6 घंटे 5 घंटे 50 मिनट पहुँच जाती हैं, लेकिन इसको एज ए स्पेशल ट्रेन अच्छी खासी प्रायोरिटी मिलती है। लेकिन मैं आपको ये रात की जर्नी दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि अभी रेस्ट करूंगा, सोऊंगा और सुबह देखते हैं कि ट्रेन भोपाल कब पहुंचाती है और वहीं पे इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। फिलहाल आगरा के एंड से अब डिपार्चर जो है वो देख लो। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और पता नहीं ट्रेन का नाम तो नहीं पढ़ पाया, बाकी हाँ अपनी ट्रेन जो है वो काफ़ी लेट हो चुकी है और मुझे लगता है कि ट्रेन आराम से 2 घंटा भोपाल लेट पहुंचने वाली है। ये धनबाद भोपाल अपने को ओवरटेक करके जा रही है। बताइए 7:50 का टाइम था रानी कमलापति पहुंचने का और 9:50 होने वाले हैं। ट्रेन यहीं खड़ी है अभी भी। तो सूखी सिवनिया के पास ट्रेन खड़ी और यहाँ पे एक और ट्रेन ओवरटेक कर रही है अपने को। और ये थी अमृतसर मुंबई, मतलब ये ओवरटेक करके चली गई, बताओ। और बाकी यहाँ पे मेरे ख्याल से विंध्याचल एक्सप्रेस है ये, और इसको हम ओवरटेक कर रहे हैं। तो ये ट्रेन का यहाँ पे ओवरटेक हो रहा है। बाकी ये देखिए धनबाद भोपाल अपने को ओवरटेक कर गई थी, लेकिन इसको निशातपुरा पे इसको लूप कर दिया गया वापस। समझ जाए मुझे कि जब यहाँ लूप करना था इसको तो निकाला क्यों, और अब हम इसको ओवरटेक कर रहे हैं। पंजाब में बाकी अपनी ट्रेन का भोपाल में हॉल्ट नहीं है, स्किप करने वाले भोपाल को, सीधा रानी कमलापति रुकने वाली है। बाकी जैसे ट्रेन चल रही है लग रहा है कि भोपाल में ट्रेन रुकी जाएगी। और ये है अच्छा गरीब रथ, लखनऊ भोपाल गरीब रथ जो है ये कब की यहाँ पहुँच चुकी है। रात में कहीं ना कहीं ओवरटेक की होगी अपने को, जब मैं सो रहा हूँगा। ए नहीं नहीं नहीं, ओहो हो, मतलब इसको यहाँ पे खड़ा रखा है और हमारी ट्रेन को एंट्री मिल जाएगी ऐसा लग रहा है। मतलब हमारी ट्रेन को तो वैसे भी स्किप करना है भोपाल, पर ये लखनऊ गरीब रथ को यहाँ पे रोक के रखा गया है। अच्छा ये गरीब रथ काफ़ी देर से यहाँ पे खड़ी होगी, इसलिए लोग सोच रहे होंगे कि यहीं उतर के और इस गाड़ी में बैठ जाते हैं, पर ये ट्रेन रुकी नहीं। बाकी जिस प्रायोरिटी से हमारी ट्रेन को निकाला, हालांकि प्रायोरिटी तो नहीं बोलूँगा मैं, मतलब गरीब रथ को ना निकाल करके
धनबाद भोपाल को ना निकाल करके हमको निकाल रहे हैं, तो हो सकता है कि शायद हम भोपाल को स्किप कर दें इसी स्लो रफ्तार में। और ये किसी ट्रेन का डिपार्चर भोपाल से हो चुका है। अच्छा, ये माघ मेला स्पेशल के नाम से रिलीज है, बिलासपुर भोपाल। बाकी अपनी ट्रेन भोपाल जंक्शन को स्किप कर रही है, रुकेगी नहीं यहाँ पे। बहुत ही कम ट्रेनें होती हैं जो भोपाल को स्किप करती हैं। और बाकी ये दूध दुरंतो एक्सप्रेस, अच्छी खासी प्रायोरिटी मिलती है इन ट्रेनों को। इसमें मिल्क जो है वो भरा होता है और देश के अलग अलग कोनों में मिल्क जो है वो भेजा जाता है। भोपाल जंक्शन को स्किप कर दिया हमने। तो अपनी ट्रेन फाइनली करीब 2.5 घंटे के डिले के साथ यहाँ पहुँची है। हमने सोचा था कि शायद हम ऑन टाइम पहुँच जाएंगे, क्योंकि ट्रेन ऑन टाइम चल रही थी, लेकिन यहाँ ट्रेन 2.5 घंटे लेट पहुँची है। चलिए फ़िलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।